गुड मॉर्निंग यू ऑल। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट मतलब किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाया गया है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाना अभी भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम ये फार्मर्स कल्टीवेट इन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। यहाँ पर जो किसान जो है ज़्यादातर जो खेती कर रहे छोटा छोटा ज़मीन पर खेती कर रहे और मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। दूसरी बात है कि यहाँ पर इरिगेशन का फैसिलिटी जो है वो अच्छा नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादातर फार्मर्स को रेनफॉल पर डिपेंड करना पड़ता है। और इसी तरह से लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, अगर फसल हो भी जाता है तो उसको स्टोर करके रखने के लिए जो यहाँ पर आपका कोल्ड स्टोर्स वगैरह जो है इसका कोई फैसिलिटी यहाँ पर हाई नहीं है सर। तो इसीलिए भी ज़्यादातर फसल यहाँ पर किसान को यही होता है कि ख़राब हो जाता है, इसका चलते ये लोगों को जल्दी बिक्री करना पड़ता है या तो अच्छा जो प्रॉफिट जो इनको मिलना चाहिए प्राइस वो नहीं मिलता है। और उसके बाद जो खेती जो करते हैं ट्रेडिशनल मेथड है, दैट मीन्स कल्टीवेशन का जो मेथड जो है ट्रेडिशनल है, जिस तरह से हम लोगों का आपका प्रीवियस जनरेशन खेती करते आ रहे थे उसी तरह से हम लोग कर रहे। दैट मीन्स यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह ये कुछ भी जनरली हाई नहीं, इसीलिए भी इंडिया में एग्रीकल्चर जो है ज़्यादातर लोग आपका एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट तो है। 60% से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट तो है, किंतु एग्रीकल्चर से ऐसा कुछ इनकम किसी का भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग अब देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, तो एग्रीकल्चर में इंडिया में डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस importance was given to agriculture in the first 5 year plan। फर्स्ट 5 year प्लान जनरली 1951 के आसपास फर्स्ट 5 year प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट मीन्स इसको पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। दैट मीन्स 5 years के लिए गवर्नमेंट एक प्लानिंग करते प्री प्लानिंग करते हैं कि कमिंग 5 years में हम लोग एग्रीकल्चर में किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या बजट रहेगा, कितना बजट रहेगा, इंडस्ट्री में किस टाइप का हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों का स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो ये 5 year प्लान जो है फर्स्ट 5 year प्लान में ही एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दिया गया था ताकि एग्रीकल्चर में कुछ डेवलपमेंट हो और फार्मर्स के लिए आपका बेनिफिट हो। किंतु ये जो प्लान जो है जनरली आपका बुक तक ही सीमित रहा और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन करने का जो बात है जनरली इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छे ढंग से नहीं हो पाया, तो इसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं दिखा। तो फिर 1960 का आसपास 1960 ऑनवर्ड्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ इंडिया में। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन का इनिशिएटिव में ही इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसमें HYV सीड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ। HYV सीड मतलब होता है H मतलब हाई HIGH, Y मीन्स यील्डिंग YIELDING एंड V का मतलब होता है वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। तो यहाँ पर आपका हाई यील्डिंग वेराइटी का जो सीड जो है उसका यूज़ हुआ एक्सटेंसिवली। दैट मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी मतलब ऐसा सीड जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे। और केमिकल फर्टिलाइज़र का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ हुआ और इसी तरह से इरिगेशन सिस्टम का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ। दैट मीन्स एक्सटेंसिव यूज़ हुआ ताकि प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इसका साथ साथ गवर्नमेंट ने फोकस किया लोन्स पर भी। लोन वेयर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू इन्वेस्ट इन ट्यूबवेल दैट मीन्स इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल चाहिए, पंप चाहिए और इसी तरह से अच्छे ढंग से खेती करना होगा साइंटिफिक वे में, मॉडर्न वे में, ट्रैक्टर वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सब के लिए भी गवर्नमेंट लोन वगैरह भी प्रोवाइड करने लगे एक कम रेट में ताकि यहाँ पर फार्मर्स को एक एनकरेजमेंट मिले और आपका प्रोडक्शन बढ़े। और हुआ भी ऐसा ही, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ स्पेशली ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस। दैट मीन्स यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का अगर पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे तो यही हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा है।
स्पेशली व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन बढ़ाए। बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन बहुत काफ़ी बढ़ा, इसीलिए हम लोग इसको एक रिवोल्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स एक क्रांति ही आया एग्रीकल्चर में, दैट मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन इसी को कहते हैं। व्हीट एंड राइस में जनरली प्रोडक्शन आपका मेनी टाइम्स इंक्रीज हुआ, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन रिवोल्यूशन का इफेक्ट पूरा इंडिया में पड़ा है। ये भी आपका लिमिटेड ही रहा। जनरली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी तक ही ग्रीन रिवोल्यूशन का इफेक्ट रहा, और बाकी इंडिया का बात करेंगे जनरली वही मेथड चलता रहा, और अभी भी लगभग एरिया में वैसा ही चलते आ रहा है। हाँ, हमने ये तो पॉजिटिव बात किया, पॉजिटिव इफेक्ट किया ग्रीन रिवोल्यूशन का। अब ग्रीन रिवोल्यूशन का नेगेटिव इफेक्ट भी है, जैसे कि देखेंगे ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण ही केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हुआ, एंड ओवर इरिगेशन, और इरिगेशन जो है ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इरिगेशन का भी आपका यूज़ होने के कारण जो सोयल जो है अपना नेचुरल फर्टिलिटी लूज़ किया। दैट मीन्स सोयल का नेचुरल फर्टिलिटी चला गया, जिसका चलते आपका सोयल का जो फर्टिलिटी जाने के कारण यहाँ पर फिर धीरे धीरे करके आपका जो प्रोडक्शन जो है कमने लगे। और हम लोगों का जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का कोशिश अभी तक इस तरह से रुका नहीं है। फिर देखेंगे 1980s 1990 का आसपास में इंडिया गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग वाज इनिशिएटेड। ये प्रोग्रामिंग लाया, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, और इस प्रोग्रामिंग के जरिए प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, यहाँ पर आपका कृषक जो है उनको एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस भी देने लगे। क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, दैट मीन्स कभी सूखी पड़ती है जिसका चलते फसल नहीं हो पाता है, कभी फ्लड होता है, कभी साइक्लोन होता है, कभी फायर होता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जनरली यहाँ पर किसान लोगों को गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बनाया, में एक प्रावधान इस टाइप का बनाया कि कृषक जो है उन लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, जिसके तहत ये किसान जो है उन लोगों को एक एनकरेजमेंट मिले। ओके, और इसी तरह से ग्रामीण बैंक वगैरह होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होगा, ये भी बहुत लार्ज स्केल में बहुत जगह खुलने का काम हुआ, ताकि यहाँ पर लोन वगैरह मिले, किसान को लोन मिले, सस्ता रेट में मिले, ठीक है। और इसी तरह से अगर बात करेंगे हम लोग मौसम विज्ञान का अपडेट वगैरह भी रेडियो में, टेलीविज़न में अक्सर देते रहते, ताकि इसका कुछ फ़ायदा तो मिले किसान को। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन एग्रीकल्चरल फार्म इन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और यूएसए का जो एग्रीकल्चरल फार्म जो है उसमें क्या आपका डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ देखेंगे। फर्स्ट इंडिया का देखते हैं। लैंड होल्डिंग साइज इज स्मॉल, कहने का मतलब इंडियन फार्म जो है, दैट मीन्स इंडिया का जो आपका किसान जो है जनरली ये लोग स्मॉल जो साइज का लैंड पर ही खेती करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो भी किसान है बड़े बड़े किसान नहीं है, वो छोटा छोटा किसान है, मतलब उन लोगों के पास छोटा छोटा ज़मीन है और वही छोटा ज़मीन पर ही ये लोग खेती कर रहे हैं। और यूएसए का बात करेंगे, यूएसए का पास जो है ज़मीन का कोई कमी नहीं है, वहाँ पर सफिशेंट लैंड है। ओके, इसका चलते वहाँ पर जो फार्मर्स जो है, फार्मर्स भी वहाँ पर आपका बड़े बड़े ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, बड़े बड़े फार्मर्स से। और इंडिया में जनरली अगर बात करेंगे लैंड होल्डिंग साइज, मतलब किसान का पास छोटा छोटा ही ज़मीन क्यों है, तो इसका मतलब इसका कारण ये भी है कि इंडिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है। इसका चलते क्या होता है, एक इनहेरिटेंस, INHERITANC, इनहेरिटेंस वर्ड आपने सुने होंगे, मतलब किसी एक व्यक्ति का दो गो बेटा है सपोज, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का अकॉर्डिंग, इनहेरिटेंस राइट का अकॉर्डिंग, अब जैसे वो
उनका 2 बेटे बड़े हो जाएंगे, शादी करेंगे, उसके बाद जो पेरेंट्स का प्रॉपर्टी है उनको मिलेगा ही। तो मान के चलो एक व्यक्ति का पास 2 एकड़ ज़मीन है और उनका 2 गो बेटा भी है। तो जैसे ही उनका बेटा सब बड़े हो जाएंगे, शादी करेंगे, उसके बाद ज़मीन बटा जाएगा, उनका पेरेंट्स का प्रॉपर्टी उनको मिलेगा। तो 2 एकड़ ज़मीन 2 बेटे में जब बांटेंगे तो 1 एकड़ ही होगा। तो इस तरह से करके ज़मीन का साइज यहाँ पर घटते जाते हैं। और यहाँ पर आपका जो है कि बर्थ रेट तो ज़्यादा है ही, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली ही आजकल पसंद कर रहे हैं। तो जिसका चलते क्या है कि छोटा छोटा ज़मीन पर ही लोग खेती कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। तो इसका चलते भी यहाँ पर इसका एक नेगेटिव इसका इफ़ेक्ट है। और यूएसए का बात करेंगे, यूएसए में ऑलरेडी सफिशेंट है लैंड, और आपका बर्थ रेट भी इंडिया जैसा नहीं है, कम है, वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है। तो इसीलिए लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, दैट मीन्स किसान का पास ज़्यादा ज़मीन है। इंडिया में क्या है कि आपका ऑलरेडी ज़मीन कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है, इसीलिए आपका यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग साइज भी कम है, छोटा छोटा ज़मीन पर ही खेती कर रहा है। और दूसरा देखेंगे, इंडिया जो है इसमें जो किसान का पास एक बड़ा प्रॉब्लम हुई है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे तो मान के चलो कि जिस समय हार्वेस्ट किया गया, फसल को उठाया गया, तो मान के चलो उस समय उसका जो प्राइस जो है मार्केट में अच्छा नहीं है। तो उन लोगों का पास ये अगर स्टोरेज का फैसिलिटी वगैरह होगा, कोल्ड स्टोर वगैरह रहता वहाँ पर, तो वो लोग उसको वहाँ पर रखता, अपना प्रोडक्ट्स को वहाँ पर रखते, और जब दाम अच्छा होता तब बिक्री करते। तो इन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होता। किंतु यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी जनरली है ही नहीं, और जो भी है वो बहुत महंगा पड़ता है, सभी किसान का वश का बात नहीं है। और यूएसए में स्टोरेज फैसिलिटी का कोई कमी नहीं है, वह सफिशेंट है। तो इसीलिए उन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। और इंडिया का तीसरा डिसएडवांटेज है ये, कल्टीवेशन इज़ ट्रेडिशनल। अभी भी इंडिया में ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल वे में ही कल्टीवेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स रेनफॉल पर डिपेंड कर रहा है, इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है, मॉडर्न टूल्स का यहाँ पर जनरली यूज़ है ही नहीं। और उसी तरह से सोयल का सैम्पलिंग वगैरह लोग नहीं करते। दैट मीन्स सोयल का टेस्ट होना चाहिए कि किस टाइप का सोयल है, किस टाइप का वहाँ पर खेती करना चाहिए। और इस का साथ साथ आपका यहाँ पर एक चीज़ ये भी होना चाहिए कि आपका सोयल का टेस्ट कर लिए, उसके बाद मार्केट का बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है, उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपका खेती करना चाहिए। ये सारा चीज़ यहाँ पर कमी है। और यूएसए का अगर बात करेंगे, वो टोटली साइंटिफिक कल्टीवेशन वो लोग करते हैं, सोयल सैम्पलिंग वो लोग करते हैं। दैट मीन्स सोयल का टेस्ट करते हैं, कौन कौन सा मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स है सोयल में, क्या क्या कमी है, कौन सा खेती वहाँ पर अच्छा से हो पाएंगे, वो लोग उसको सैम्पलिंग कराएंगे, देखेंगे। साथ साथ वो लोग मार्केट का बारे में भी स्टडी करते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा पढ़े लिखे किसान है वहाँ का, तो मार्केट के बारे में भी स्टडी करते हैं, ताकि वो लोग उसी अकॉर्डिंग मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड होगा उसी का प्रोडक्शन करेंगे। और इसी तरह से प्रैक्टिस इंटेंसिव कल्टीवेशन, इंडिया में जनरली इंटेंसिव कल्टीवेशन करेंगे। इंटेंसिव कल्टीवेशन जनरली ऐसा ही एरिया में होता है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो छोटा छोटा ज़मीन पर आपका खेती कर रहे हैं, तो छोटा ज़मीन पर ज़्यादा प्रोडक्शन का प्रेशर रह गया। तो ये एक इंटेंसिव कल्टीवेशन इंडिया में कर रहे। और यूएसए का पास ज़मीन काफ़ी है ही, फार्मर्स का पास काफ़ी ज़मीन है, वो लोग एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करते, लार्ज एरिया में कल्टीवेशन कर रहे हैं, और आपका लार्ज स्केल में कल्टीवेशन कर रहे हैं। और इसी तरह से और एक पॉइंट देखेंगे तो इंडिया में जनरली मिक्स फार्मिंग नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर खेती कर रहे हैं तो खेती ही कर रहे हैं बस। और यूएसए का बात करेंगे, वो लोग मिक्स फार्मिंग भी करते हैं। मिक्स फार्मिंग मतलब वो लोग आपका क्रॉप का कल्टीवेशन तो कर रहे हैं, साथ साथ वो लोग वहाँ पर एनिमल रियरिंग भी करते हैं, जिसका चलते क्या होता है कि इन लोगों को दोनों तरफ से प्रॉफिट आ रहा है, दोनों तरफ से इनकम हो रहा है। साथ साथ सोयल का एक नेचुरल वे में फर्टिलिटी रीगेन भी हो रहा है अगर एनिमल्स वगैरह वहाँ पर रियर करेंगे तो। ये सारा चीज़ें इंडिया और यूएसए के बारे में डिफरेंस। ओके, थैंक यू। चैप्टर